नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम बातों बातों में आपका स्वागत है। हम एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसके माध्यम से आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, जिन्होंने फोटोग्राफी के जरिए या अन्य किसी काम में ऐसा नाम किया हो जो काम के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाया हो। तो चलिए आज हम मिलवाएंगे आपको ऐसी ही शख्सियत से, लेकिन उनसे मिलवाने के पहले हम आपको परिचय करा देते हैं उन व्यक्ति की जिनके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, और वो है एसके मावल साहब। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम की पहचान आज भी होती है। और जिस जगह मैं बैठा हूँ, मेरे आगे पीछे जहाँ भी आप देखेंगे तो ऐसी तमाम तस्वीरें, तमाम ऐसे कैमरे आपको नज़र आएंगे 1965 से लेकर आज तक के, जो अपने आप में पहचान करा देंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं एसके मावल साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे साथ मौजूद है रजा मावल साहब, जो उनके बेटे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं और एक अलग पहचान रखते हैं। समय बदल गया, समय के साथ बहुत कुछ बदला, पर मावल परिवार का काम नहीं बदला। आज भी वो उसी काम पर आगे बढ़ रहे हैं और अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, और कई ऐसी पहचान, कई ऐसी शख्सियत जो आज भी कैमरे में दर्ज है। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ रजा मावल साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं देख रहा हूं कि आपके पीछे भी तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें, वो कैमरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कभी खुद जब बाज़ार में आते होंगे या जिनकी पहचान कराना होती होगी तो उस समय के दौर में बतौर विज्ञापन के ज़रिए उनको प्रदर्शित किया जाता होगा। आपके पीछे मुझे नज़र आ रहे हैं। 1965 से लेके आज तक की यात्रा मैं समझना चाहूँगा वालिद साहब की, और उसके बाद आपकी। जी 1865 से लेके जी 1865 जी जी। चलो, मेरे ग्रैंडफादर ग्वालियर स्टेट में उनके ऑफिशियल फोटोग्राफर थे सिंधियास के यहाँ। और उस दौर में फ़ोटोग्राफी एक जादू होता था, अजूबा होता था। उसको बोलते थे जादू का पिटारा या डब्बा बोलते थे। और कि हूबहू आदमी की तस्वीर आ जाती थी। तो ये उस ज़माने में उन्होंने शुरू किया था। और ये वो दौर था जब एक फ़ोटोग्राफ़र और एक ऑप्टिशियन, वो दोनों मिल के और कैमरा खुद बनाते थे जी। जब कोई कंपनी नहीं थी कैमरे की, तो वो दौर था। और उन्होंने वहाँ से फ़ोटोग्राफी शुरू करी। बड़ा मुश्किल काम था, बहुत ही कैमरे बहुत बड़े होते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे ये सफ़र हमारा फ़ोटोग्राफी का शुरू हुआ। आप जो बात कर रहे हैं वो 1865 की बात कर रहे हैं। मतलब एक अरसा बीत गया, करीब करीब 150 साल हम कह सकते हैं उसको। कितना कुछ चेंज हुआ। और जब एसके मावल साहब यानी आपके वालिद साहब बताते होंगे, और आप बात कर रहे हैं एचके मावल साहब की, जो सिंधिया स्टेट घराने के फ़ोटोग्राफ़र भी रहे, और उस समय तो कहते हैं कि राजा महाराजाओं को बड़ा शौक़ रहा करता था फ़ोटोग्राफी का। वो किस तरह काम किया करते थे? कुछ यादें आपसे वालिद साहब ने एक दूसरे से बांटी होगी यादों को। वो क्या रहा करता था? आपने देखा है आपके दादाजी को? मैंने ग्रैंडफादर को देखा है, और मतलब अच्छा खासा मुझे पड़ा था, क्योंकि अच्छी खासी एज में ही उनकी डेथ हुई थी। और काम करते हुए तो उनको नहीं देखा, बुज़ुर्ग थे। लेकिन वालिद साहब मेरे पापा बताते थे। मैं बताऊं, उस दौर की फ़ोटोग्राफी जब घर में लाइट नहीं थी और सनलाइट से एक मिरर से रिफ्लेक्ट करके एक दरवाज़े में एक छेद कर रखा था, वहाँ से वो लाइट अंदर डालते थे। वो बाहर मेरी ग्रैंड मदर बैठी रहती थी, और वो उनका एक ही काम रहता था कि उस मिरर को एडजस्ट करती रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। और वो लाइट अंदर जाती थी और ग्रैंडफादर अंदर इनलार्जर से प्रिंट बनाते थे। उन्होंने इनलार्जर ऐसा बना रखा था कि उसका प्रोजेक्शन वॉल पे आता था, वहाँ पर फिर वो फोटोग्राफी पेपर लगाते थे और फिर एक्सपोज करके नेगेटिव से और बनाते थे। तो वो एक दौर था। नेगेटिव फोटोग्राफर जो है उस दौर में हाथ से बनाते थे, खुद बनाते थे। कांच की प्लेट पे
कोटिंग करके और बनाते थे। आपने जैसा कहा कि पहला जो कैमरा उन्होंने बनाया, खुद कैमरा तैयार किया। कैमरा तैयार करना और फोटोग्राफी करना दो अलग अलग तरह की चीज़ें, लेकिन कैमरा कैसे तैयार किया होगा, कुछ आपसे शेयर किया था वालिद साहब ने? वो दो लोग मिल के करते थे। उसको फोटोग्राफर को पता रहता था कि मेरे को कितनी mm का मेरे को लेंस चाहिए, और एक ऑप्टिशियन होता था। ऑप्टिशियन मतलब जो चश्मे वगैरह बनाते हैं, जो लेंस को समझते, तो वो उसका काम लेंस को और बनाने का रहता था। फोटोग्राफर जो है उसका फोकस करना और वो कैसे होगा और वो सब बताता था। उसमें कारपेंटर भी का भी सहयोग लिया जाता था, और ऐसे करके कैमरे बने, ईजाद हुए। फिर बाद में कोडक कंपनी आई, उसने फिर कैमरे बनाना शुरू करे। फिर उन्होंने अपनी शुरुआत में ब्राउनी कैमरे बनाए, उन्होंने फोल्डिंग कैमरे बनाए, व्यू कैमरे बनाए, फील्ड कैमरे बनाए उन्होंने। वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, और फिर एक दुनिया में फोटोग्राफी का रेवोल्यूशन आ गया। वालिद साहब की यदि मैं बात करूं तो वो कब ग्वालियर से यहाँ चले आए? जैसा आप कह रहे हैं कि जो आपके ग्रैंडफादर थे वो तो ग्वालियर में रहे, ग्वालियर घराने यानी सिंधिया घराने की फोटोग्राफी भी किया करते थे, ऑफिशियल फोटोग्राफर थे उनके, आपके ग्रैंडफादर। लेकिन वालिद साहब कब भोपाल चले आए, और उसके बाद क्या भोपाल में ही वो रहने लगे या आना जाना किया करते थे? सिर्फ इसीलिए यहाँ आए थे कि मुझे चलकर भोपाल की फोटोग्राफी करना है? नहीं, मेरा फादर जो है वो पहले ग्वालियर स्टेट में ही करते रहे ग्रैंडफादर के साथ काम। फिर हायर एजुकेशन के लिए वो बॉम्बे गए। उन्होंने जे आर्ट ऑफ कॉलेज बम्बई से फोटोग्राफी और आर्ट में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ये कब की बात रही होगी? ये हो गई 50-52 के आसपास की जी। और वो उन्होंने करा। और मेरे फादर की क्या है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड थी। वो आर्किटेक्ट थे, वो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़े जानकार थे। हाँ, और फोटोग्राफर भी रास्ते में मिली ही थी। तो उन्होंने फोटोग्राफी को और आर्ट को और बेहतर करने के लिए उन्होंने जे से किया, और आर्किटेक्ट का जे से किया उन्होंने। तो वो 2 बार मतलब जे रहे वो, 48 से लेके और 52-53 तक उन्होंने करा। फादर फिर यहाँ आ गए थे। पहले मध्य भारत था, फिर मध्य प्रदेश बना। तो मध्य प्रदेश जब बना तो वो यहाँ पर PhD में आर्किटेक्ट थे मेरे फादर। और फोटोग्राफी भी करते रहे, और पिक्टोरियल फोटोग्राफी उन्होंने करी। उसमें उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत उनको अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल बहुत अवार्ड उनको मिले। मेरे फादर इंडिया में चुनिंदा फोटोग्राफर हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफी करी है। तो उसमें से मेरे फादर एक थे जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे फोटोग्राफी में, और वो बड़े सराहे गए। किस तरह के एक्सपेरिमेंट वो करते रहते थे, जो आपसे तो बातें होती रही होंगी? देखिए, फोटोग्राफी में आज केमिस्ट्री नहीं है। पहले सारी चीज़ें उसका डेवलपर, फिल्म चाहे अपन डेवलप करना हो या वो, तो वो उसमें वो करते थे। और फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो वो लाइट से भी बहुत खेलते थे। तो उन्होंने उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करा है। तो ये जो 3 बातें आप कह रहे हैं, आर्किटेक्ट, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन, उसके अलावा फोटोग्राफी, ये क्या फोटोग्राफी के कारण तीनों हो गया? आर्किटेक्ट में उन्होंने कोर्स किया था, या आर्किटेक्ट के कारण फिर इस तरफ बढ़ते गए कि मुझे नए नए प्रयोग करना है इलेक्ट्रिक की तरफ, जैसा आपने जिक्र किया? हाँ, उन्होंने चुना तो अपना एज ए प्रोफेशन आर्किटेक्ट चुना था कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। उनको शौक़ था इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो इलेक्ट्रॉनिक में भी करते रहे अपना पार्ट टाइम। वो इलेक्ट्रॉनिक का अपना करते रहते थे। और भोपाल में उस दौर में सब उनको जानते थे कि किसी का भी रेडियो ख़राब हो, किसी का टेप ख़राब हो, किसी का, अच्छा। तो वो उनके ही पास
आते थे। और फोटोग्राफी तो थी, वो तो मतलब है ना बिल्कुल डिवोटी थे। और मेरे फादर रिटायर हुए 1987 में। 1987 से पहले पॉलिटेक्निक भोपाल में अप्लाइड फ़ोटोग्राफी, तो वहाँ गेस्ट प्रोफेसर रहे वो, और काफ़ी अरसे तक वो पढ़ाते रहे। 1987 में रिटायर होने के बाद मेरे फादर यहाँ प्राच्य निकेतन था बिरला इंस्टीट्यूट का, तो उसमें फिर फुल टाइम वो लेक्चरर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फोटोग्राफी के, जो एफिलेटेड है था उस वक्त भोपाल यूनिवर्सिटी से। वो बहुत ही मतलब वो उनकी एक सोच थी कि मेरे पास जो है वो मैं अपने जितने भी शागिर्द हैं उनको तकसीम कर दूं। और मतलब उनके पास उनका कोई भी शागिर्द आप आज पूरे मतलब भोपाल में तो है ही, करीब करीब मतलब इंडिया में आप बहुत जगह उनके स्टूडेंट काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो वो लोग कभी भी वो बताते हैं कि कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कितने बजे भी आ जाए, तो वो उठ के बैठ जाते थे। उनका आराम करने का टाइम भी है तो भी वो उठ के बैठ जाते थे और घंटों बात करते रहते थे। और ये 3 सब्जेक्ट के अलावा 1-2 सब्जेक्ट और थे, तो जैसे मैग्नेटिक थेरेपी उसमें उनकी मास्टरी थी, होम्योपैथिक उसमें भी वो प्रैक्टिस करते थे। तो ये 3-4 सब्जेक्ट के अलावा वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे। आपके पास भी कुछ इसमें से कितनी चीज़ें आपके पास हैं? मुझे फ़ोटोग्राफी उन्हीं से मिली है, मेरे गुरु वही हैं, और जो भी सीखा उन्होंने ही सिखाया मुझे, उन्हीं की दुआएं हैं, और जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं फील्ड में। मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे आसपास जहाँ आपसे बात करें बहुत सारे कैमरे नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है ये ग्रैंडफादर से लेके और यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा होगा पूरे परिवार का, वो यहाँ रखा हुआ है। एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं कि पूरा सब कुछ यहीं समाया हुआ। ये जो कैमरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या कब से कब तक का ये पूरा रिकॉर्ड है आपके पास? ये हमारे पास कैमरे जो है 1865 तक का हमको रिकॉर्ड मिला है कि ये 1865, और सेलुलाइट फिल्म वाला कैमरा 2003 में आखिरी बना। तो तब तक का पूरा सफ़र मैंने सजोया हुआ है। और शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि मेरे ग्रैंडफादर की जब डेथ हुई तो उनके पास से हमको उनके कमरे से और सब जमा करने के बाद 32-35 कैमरे हमको मिले पुराने उनके। ये कब की बात रही होगी? ये मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई 1970 में। अच्छा। तो तब की बात है। तो जब ये हमारे पास 30 कैमरे हो गए, फिर कुछ फादर के थे, फिर चाचा के थे, ताऊ जी के थे, तो ऐसे करके वो एक हमारे ही घर का जो है वो कैमरों का एक कुनवा बड़ा हो गया। और जब फिर बड़ा हो गया तो फिर उसके बाद से ये हमारा शौक़ मेरे फादर का हो गया कि फिर वो मतलब कलेक्ट करने लगे फिर लोगों से। तो ऐसे करके हमने एक फ़ोटोग्राफी का पूरा एक सफ़र, कैमरों का पूरा एक सफ़र, या फ़ोटोग्राफी के एक्सेसरीज़ जितनी है उसका पूरा एक सफ़र, कि वो कैसे 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 डेवलप होते हुए और कहाँ से और कहाँ तक आई है फ़ोटोग्राफी। यानी आज डिजिटल तक पे हम लोगों ने कलेक्शन शुरू कर दिया है। अब 2003 के बाद अब डिजिटल पे हमने कलेक्शन शुरू कर दिया। तो ये सफ़र बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। बात यदि 1865 के बाद, जैसा आपने कहा कि आज हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, कितना कुछ बदल गया। पहले यदि मैं वालिद साहब की नज़रों से भोपाल को देखूं, वो वर्तमान में आपकी नज़रों से भोपाल को देखूं, तो कितना फ़र्क है? फ़ोटोग्राफी में जो पहले की फ़ोटोग्राफी थी वो तो ख़त्म हो गई। आज डिजिटल कैमरा आ गए, डिजिटल फ़ोटोग्राफी आ गई, पूरा डिजिटल हो गया है। और पहले जो था वो उसमें मेहनत बहुत लगती थी, और जो भी करना है वो फ़ोटोग्राफ़र को करना होता था।
उसको एपर्चर कितना रखना है, डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी रखनी है, उसको शटर स्पीड कितनी रखनी है, उसको कितने ऐसे की फिल्म लगानी है, वो सब फोटोग्राफर के होता था। आज डिजिटल में हम चाहे तो डिजिटल में मैनुअल पे भी कर सकते हैं, सब चीज़ हम खुद कर सकते हैं, लेकिन आप उस पे ऑटो पे या प्रोग्राम पे कर लीजिए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, वो फोकस भी करेगा, सब करेगा। तो फ़र्क तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजिटल आ गया तो हम उसको बुरा कहें। प्रिंसिपल वही है, लाइट का शेडो का खेल वही है, लाइट से ही फ़ोटो बनता है, वो लाइट से ही फ़ोटो डिजिटल में एक जो फ़र्क हम लोग को नज़र आता है, जैसे आजकल हर हाथ में एक कैमरा बतौर मोबाइल उसको कह सकते हैं कि हर कोई ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा एक फ़ोटोग्राफ़र हो गया हूँ। लेकिन वालिद साहब के उस दौर के फ़ोटोग्राफ्स यदि हम देखें, जैसा आप मुझे दिखा भी रहे थे, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं, क्या फ़र्क नज़र आता? आपने कहा कि आज भी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें दिखाई देता होगा, या वो कौन सी ऐसी बारीकियाँ थी जिसका जिक्र वालिद साहब भी किया करते थे, या आज भी आप जब फोटोग्राफी करने जाते हैं तो सामान्य तौर पर लोग उसको नहीं कर पाते? आज जो चेंजेस आया है फोटोग्राफी में, वो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पहले फोटोग्राफी में बड़ी मेहनत करते थे लाइटिंग पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ़ोटो का मतलब ही लाइट है ना। तो वो लाइट को घंटों उसको या फिर किसी का अगर पोर्ट्रेट निकाल रहे हैं तो उसका चेहरा कैसा है, तो वो आज उतनी मेहनत नहीं कर पाते लोग। मतलब अच्छा भी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेहतर कर रहा है, डिजिटल में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो अपन अगर एक जनरल बात करें तो वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते। और आज वो सोशल मीडिया पे वो काम करेगा, खींचेगा और तुरंत डाल देते हैं। उनको बहुत जल्दी रहती है, वो उसका इंतज़ार नहीं करते कि मैं इसको और बेहतर कैसे क्या कर सकता हूँ। तो लाइट के ऊपर अपनी स्किल जितनी डेवलप करेगा बंदा, उसका फ़ोटो उतना बेहतर वो कर सकता है काम। अभी जैसे कुछ मूवी आई, खासकर बाहुबली जब आई, तो हमें देखने को मिला फोटोग्राफी की क्या फ़ोटोग्राफी होती है। हालांकि हम जब दूसरे देश की तरफ जाते हैं, फॉरेन की तरफ जाते हैं, वो सब दिखाई देता रहा, लेकिन हिंदुस्तान में जब बाहुबली सामने आई तो लंबे अरसे के बाद हम जैसे लोग भी जो बहुत जूनियर है, लेकिन देखकर लगा क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए, फोटोग्राफी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अपन फिल्म पे जाए तो जो काम मुग़ल आज़म में हो गया वो ऐसी फिल्म नहीं बन सकती, उतनी मेहनत नहीं कर सकते लोग। बाहुबली बनी है, मैं मतलब है ना, उनको ये नहीं बोलूँगा कि वो फोटोग्राफी अच्छी नहीं हुई है, वो नहीं, लेकिन उसमें 70% पोस्ट में काम है जो हम कमरे में बैठ के कर देते हैं। मैं भी कर रहा हूँ आज, मतलब नए सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, तो सब पोस्ट में हो जाता है। किसी चीज़ को हटाना है तो वो हटा देंगे, लेकिन फिल्म में ये होता था कोई भी चीज़ अगर आ गई तो उसको हटा नहीं सकते थे, तो वो सब चीज़ शूट के टाइम में ध्यान रखना पड़ती थी। आज फोटोग्राफर के दिमाग में या डायरेक्टर के दिमाग में ये था चलो पोस्ट में देख लेंगे, वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन पहले कंप्रोमाइज़ नहीं था, वो शूट हो गया, अगर गलती हो गई तो वो गलती हो ही जाती थी, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर कई ऐसे अवार्ड वालिद साहब ने प्राप्त किए हैं, एस के मवाल साहब ने, लेकिन कौन सी ऐसी फोटोग्राफी थी जिसका वो भी जिक्र किया करते थे? फ़ोटो में तो बड़ी मेहनत करते थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि एक भोपाल ताल के किनारे, आपको शायद याद हो, वो मछली पकड़ते थे तो अपने ठिये बना लेते थे, और वो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा पानी में बनाते थे, और वहाँ तक जाने के लिए वो पत्थर रख देते थे, और अब वो पत्थर या तो पूरे दिखते थे या पूरे डूबे हुए दिखते थे। तो वो एक फ़ोटो
खींचने के लिए वो 3-1 साल तक वो उस जगह उस स्पॉट पे जाते रहे, अलग अलग समय पे। एक फोटो के लिए 3 साल तक? हाँ, और उन्होंने अपने दिमाग में एक खाका बना लिया था कि ये फ़ोटो मेरा ऐसा बनेगा। तो उसके लिए वो उसको 3 साल तक वो कि मतलब मेरे को वो रास्ता दिखे कि ये बंदा जाता कहाँ से, उसको फ़ोटो में बोलते हैं लीडिंग लाइन। अच्छा। और जो वो मछली पकड़ रहा है बंदा, वो बनाया तो वो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ तक जाने के लिए तो वो उनको बनाना था, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और वो एक बताते थे। ऐसे बहुत सारे हैं किस्से। कुछ शेयर कीजिए, हम भी आपसे समझना चाहेंगे कुछ और किस्से आपको याद आ रहे हो ऐसे, जो जैसे ये बड़ा दिलचस्प है, 3 साल तक किसी एक फोटोग्राफी के लिए वो 3 साल तक मेहनत करते रहे। हाँ, वो तो पहले के सभी लोग जितने भी फोटोग्राफर हुए हैं और बड़े बड़े, वो सब लोग मेहनत करते थे। मतलब कोई भी बगैर मेहनत के काम होते, चाहे आर्टिस्ट हो चाहे फोटोग्राफर हो, इन लोगों ने सबने ही। आपके उसमें है कोई फोटोग्राफ जिसने एक बहुत धूम मचा दी हो, या जो चर्चा का विषय बन गया हो? या वालिद साहब के तो ऐसे कई फोटो हैं जो जिनका जिक्र होता रहता है। पिताजी के तो बहुत फ़ोटो गए हैं, और क्योंकि मेरी बात करें तो कभी कभी बहुत अच्छे फ़ोटो मिल जाते थे जो कि काफ़ी दिन तक ज़िंदा रहते थे। क्योंकि फोटोग्राफ आप भी उसी लाइन के हैं, तो आपको पता है कि हमारी खबर कितनी अच्छी हो, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं, फिर उनको नया चाहिए अखबार लाइन में। तो लेकिन कुछ होते हैं जो कि मतलब एक यादगार बन जाते हैं। तो ऐसे 2-4 फ़ोटो मेरे रहे हैं कि काफ़ी अरसे तक लोगों ने बहुत याद किए। कुछ उसमें से शेयर करना चाहेंगे? एक फ़ोटो जो मेरा सबसे बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक चर्चा में रहा था, काशीराम हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के। उनको गर्मी के दिन थे और उनको यहाँ सभा में आना था। दशहरा मैदान टीट नगर में उनकी सभा थी, और गर्मी बिल्कुल पीक पे गर्मी थी, और उनको आना था 1 बजे, वो आए 4 बजे। तो काशीराम जी जो है वो गरीबों के मसीहा कहलाते थे। वो 4 बजे वहाँ आए, उसके बाद वो ऐसे पैर पे पैर रख के स्टेज पे, और बिस्लरी से मुंह धो रहे थे, और क्योंकि पैर पे पैर रखे हुए थे तो एडिडास का जूता पहने थे, और मैंने नीचे से फ़ोटो निकाला था जी, जो उस टाइम मतलब है ना वर्टिकल फ़ोटो था, वो 3 कॉलम में छपा था। तो वर्टिकल फ़ोटो फ्रंट पेज पे 3 कॉलम बहुत बड़ा होता है, फोल्ड पे आ जाता है। तो वो एडिडास का वो दिख रहा है, और बिस्लरी से मुंह धो रहे थे। और 1 बजे आना था तो 4 बजे आए थे, गर्मी का दिन था, और गरीबों के मसीहा थे वो। मेरे पीछे एक चंदेरी वाला पिक्चर का वो लगा हुआ है, ये क्या वालिद साहब ने तैयार की थी आप लोगों ने? नहीं, ये हम लोगों की थी। चंदेरी नामा एक हमने जो बुनकर हैं चंदेरी में, उन पे एक फ़िल्म बनाई थी। उसमें बेस्ट प्रमोशनल फिल्म अवार्ड इसको नेशनल फिल्म अवार्ड इसका मिला है। वालिद साहब की कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके जीवन में भी यादगार बन गई हो, जिसको लेकर आज तक आप चल रहे हो, या वो बातें जो वो कहा करते थे? कई बार जब हम अपने पिता से, मैं भी अपने पिता से कुछ सीखा होऊंगा, आप भी कुछ सीखे होंगे, कुछ बारीकियां होती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ शेयर किया उन्होंने आपसे? एक आर्टिस्ट का एक आइडियल पर्सनालिटी होती है, कोई भी हो उसकी। वो मतलब मेरी आइडियल पर्सनालिटी मेरे फादर ही थे, और मैं बड़े गौर से देखता था, उनको काम करते हुए देखता था। और अच्छा, वो हम बोलते थे कि हमको करने दो, तो वो ये छोटे ही था मैं, मतलब ज़्यादा, तो बोलते थे हाँ ठीक है करोगे करोगे हाँ। तो एक दिन वो थे नहीं, हम उनका सब इनलाजर वगैरह अंधेरा करा, और तो हमने कुछ प्रिंट बनाए, और फिर जब वो आए शाम को तो बड़े डरते डरते हमने उनको बताया कि हमने आज ये बनाए हैं। तो पहले तो वो क्योंकि पहले सब अंधेरे में होता था, डार्क रूम होता था जी, तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा पेपर का बॉक्स खोल तो नहीं दिया, या ज़रा सी भी लाइट लग जाए पूरा पेपर ख़राब हो जाता था। तो लेकिन जब उन्होंने प्रिंट देखे तो फिर
फिर उन्होंने मेरे को फिर सब सिखाना और बताना एक एक बारी की, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उस दिन के बाद आप परीक्षा में सफल हो गए, फिर उन्होंने भी साथ दे दिया। हाँ, फिर वो मतलब है ना, शायद समझ गए वो कि हाँ ये कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फोटोग्राफी के लिए कोई बहुत ही महंगा कैमरा हो, कैमरे कोई भी हो, लेकिन कला एक अलग होती है। और जैसा हमने देखा, एसके मावल साहब अपनी कला में माहिर थे और आज भी उनकी कला का जिक्र होता है, फोटोग्राफी का जिक्र होता है। कहीं भी आप भोपाल में चले जाइए, किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाइए, तो आज भी उनको याद करते हुए उनके दौर के फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। समय बदला, समय के साथ बहुत कुछ बदला है। अब पूरा मावल परिवार भी इसी तरफ बढ़ रहा है और कुछ नया करने की तैयारी में है। तो आप और हम बने रहेंगे, देखते रहेंगे और बातों बातों में ये चर्चाएं चलती रहेंगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर विचारधारा को लेकर बीजेपी